सुप्रभात। सबसे पहले हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ साथ आज हम सभी पुनः एक बार कक्षा 11 की हिंदी का अध्ययन करने चल रहे हैं। कक्षा 11 की हिंदी के अंतर्गत अध्याय 5 जिसका नाम है भक्ति एवं श्रृंगार। रचनाकार कवि और बिहारीलाल जी और भक्ति एवं श्रृंगार की दोहा संख्या 7, 8, 9 का हम सभी अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन करेंगे तो पहले इन दोहों का हम वाचन करते हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सीधे, दिया बढ़ाए हूँ रहे हो बड़ो उजियारोगे। सहज सेज पंचतोरिया पहिरत अति छवि होत, जल चादर के दीप लो जगमगा तंजो। कंज नयन मंजन किए बैठी ब्योरति बार, कच अगुरी बिच डीठ दे चितवत नंद कुमार। शब्दार्थ लिखेंगे आप सभी। अंग अंग माने शरीर के प्रत्येक अंग पर, नग माने रत्न, रत्नों से जड़ित आभूषण भी कह सकते हैं। जगमगत, जगमगत, जगमगत माने जगमगाना, चमकना, प्रकाशवान होना। दीप शिखा दीपक की लौ, सी माने के समान, गे माने घर। दिया बढ़ाए हूँ रही हो, दिया बढ़ाए हूँ मतलब होता दिया को बुझा देना। हो रही हूँ माने बुझा देने पर भी बने रहना। बड़ो उजियारोगे, उजियारो माने तो प्रकाश, ये मीन्स घर। सहज माने स्वाभाविक, श्वेत, श्वेत माने सफेद, श्वेत, श्वेत सफेद, धवल इत्यादि। पंचतोरियां 5 तोले की, तोलिया माने होता तोला, तोलिया मीन्स तोला, पंच माने 5। स्वर्णकार जो होते हैं वे आभूषणों का माप नाप किससे करते हैं? तोले में। आई थिंक 1 तोला बराबर 10 ग्राम का होता है। पुराने वाले जो रुपये का क्वाइन होता है, सिक्का, वह उसी से वे उसे 1 तोला मानते हैं। 1 तोले में 10 ग्राम होता है। तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, उसके बाद अलग है। पहले जो स्वर्णकार हुआ करते थे तो आभूषणों को तोलते थे तो वे तोले में तोलते थे। पायरत मीन्स पहनना, अति माने अत्यधिक, छवि माने सुंदरता। जल चादर, जल की फुहार, इसे फव्वारा बोलते हैं। दीप, दीप माने दीपक, लय, दीप लो माने दीपक की लौ या शिखा। जगमगा, चमकना, जगमगाना। तन माने शरीर, ज्योति माने प्रकाश या किरण। कंज कजरारे, नयन, नेत्र, मंजनु, मंजन माने होता है स्नान करना या नहाना। किए माने करना। बैठी, बैठना। ब्योरत, ब्योरत मीन्स संभालना, संभालना से तो सुखवाना, बालों को सुखाना या सुलझाना कह सकते हैं। बार, बार से तात्पर्य यहाँ बाल, जिसे अंग्रेजी में हेयर बोलते हैं। कच, कच माने भी बाल होता है। कच, चिकुर, केस, लट, अलग, ये सब बाल के पर्यायवाची हैं। अंग्रेजी में तो केवल हेयर ही होता है। अंगुली, अंगुली मीन्स अंगुली, बीच माने बीच में या मध्य। डीठ, डीठ माने दृष्टि। दो माने देना। चितवती माने देखना। नंद कुमार, नंद कुमार माने प्रीतम। नंद कुमार मीन्स
प्रीतम या नायक। संदर्भ सबका एक समान रहेगा, किंतु प्रत्येक दोहे का प्रसंग और अर्थ अलग अलग होंगे। हाँ, ये बात और है कि हो सकता है कि रस काव्य सौंदर्य समान हो सकते हैं, लेकिन अर्थ और प्रसंग सबके भिन्न भिन्न होंगे। तो संदर्भ लिखने के आपको बताएं कैसे लिखा जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं, आप सभी लिख लेंगे। दोहा संख्या 7 का अर्थ वाले प्रसंग देखेंगे। अंग अंगनक जगमगती दीप शिखा सीधे, दिया बढ़ाए हो रहे हो बड़े उजारों के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि और बिहारीलाल जी यह कहते हैं, यह बताना चाहते हैं कि नायिका अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर विविध प्रकार के रत्नों से जड़ित आभूषण को धारण की हुई है, और आभूषण धारण करके वह जिस कमरे में बैठी है वह कमरा अंधकार में भी उन रत्नों की चमक से, उन रत्नों की आभा से प्रकाशित है। इसी का इन्होंने बहुत ही सजीवता के साथ चित्रण किया है। कहते क्या है कि अंग अंग न जगमगत दीप शिखा सीधे। कवि और बिहारीलाल जी कहते हैं कि कवि बिहारीलाल जी कहते हैं कि नायिका अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर विविध प्रकार के रत्नों से जड़ित आभूषण को धारण करके बैठी हुई है, और उन विविध प्रकार के रत्नों से, उन विविध प्रकार के रत्नों से ऐसी आभा निकल रही है, या उन विभिन्न प्रकार के रत्नों में जो आभा है उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे दीप शिखा के समान प्रज्वलित हो रही है, चमकती हुई दिखाई दे रही है। तात्पर्य समझ आया कि नायिका अपने शरीर के जो विभिन्न अंगों पर, प्रत्येक अंग पर विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित आभूषणों को धारण की हुई है, पहनी हुई है। उन रत्नों की चमक है, उन रत्नों की चमक को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे दीप शिखा की भांति चमकती हुई दिखाई दे रही है। और वह अपने जिस कमरे में बैठी हुई है उस कमरे को भी दीपक के समान प्रकाशित कर रहे हैं। अंत में कबीर बिहारीलाल जी कहते हैं कि यदि दीपक को बुझा भी दिया जाता है तो वह दीपक उन रत्नों की चमक से, उन रत्नों की चमक से वह कक्ष प्रकाश से प्रकाशित रहता है। सरल वाक्य में समझेंगे कि कबीर बिहारीलाल जी कहते हैं कि नायिका अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर विविध प्रकार के रत्नों से जड़ित आभूषण को धारण की हुई है अथवा पहनी हुई है, और उन रत्नों की चमक से वह पहन करके जिस कमरे में बैठी हुई है उन रत्नों की चमक से माने देखने से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वे दीपक की लौ के समान प्रकाशित हो रही हैं। यदि उस कमरे में जहाँ पर नायिका बैठी है उस कमरे को दीपक बुझा भी दिया जाता है तो वह उसका कक्ष या कमरा दीपक की बुझा देने पर भी दीपक प्रकाश की तरह, ये दीपक की प्रकाश की भांति वह कमरा प्रकाशित हो रहा रत्नों से, रत्नों की चमक के कारण।
सात से पंचतोरिया पहले अति छवि होती। कवि और बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायिका स्वाभाविक रूप से सफेद एवं हल्की रेशम से निर्मित साड़ी को पहनी हुई है। क्या कह रहे हैं कवि और बिहारी जी? कहते हैं कि नायिका स्वाभाविक रूप से सफेद हल्की रेशम से निर्मित यह रेशम की साड़ी को पहनी हुई है। रेशम से निर्मित अत्यंत हल्की साड़ी को पहनी हुई है, जिससे उसके शरीर की सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है। या दूसरे वाक्यों में लिख सकते हैं कि नायिका अपने शरीर पर स्वाभाविक रूप से सफेद हल्की रेशम से निर्मित वस्त्रों के धारण करके अत्यधिक सुशोभित हो रही है। और उसकी वह सुंदरता देखने में ऐसी प्रतीत हो रही है, या ऐसी दिखाई दे रही है कि जैसे जल चादर के पीछे, ये जल चादर के पीछे, जल चादर माने जल फुहारों फव्वारा के पीछे दीपक की पंक्तियां जलती हुई सुशोभित होती हैं। ठीक उसी प्रकार नायिका स्वाभाविक रूप से सफेद हल्की रेशम की साड़ी को पहनी हुई सुशोभित हो रही है। न समझ आए तो दूसरे फिर सुन लेंगे एक बार और। कवि और बिहारी जी कहते हैं कि नायिका स्वाभाविक रूप से सफेद हल्की रेशम की साड़ी को धारण करके अत्यधिक सुशोभित हो रही है। उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे जल चादर के पीछे, जल चादर से तात्पर्य जल की फुहारों के पीछे जलती हुई दीपक की पंक्तियां सुशोभित होती हैं, अच्छी लगती हैं। ठीक उसी प्रकार उस सफेद हल्के रेशम की साड़ी को पहनी हुई नायिका भी सुशोभित हो रही है। कंज नयन मंजन किए, यहाँ पर इस दोहे में कवि और बिहारी जी, एक सखी है तो अपने दूसरी सखी से कह रही है, किसी नायिका के अपने नायक देखने की चतुराई के बारे में एक सखी दूसरी सखी से बता रही है, जिसका बिहारी लाल जी ने बहुत ही मानवीय प्रोडक्ट किया है। कहते हैं कि कंज नयन मंजन किए बैठी ब्योरति बार। कवि और बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक सखी अपनी सहेली से बता रही है, दूसरी सखी से कह रही है कि ये सखी वह कजरारे नैनों वाली नायिका, कजरारे नैनों वाली नायिका या नेत्रों वाली नायिका, कजरारे नेत्रों वाली या नैनों वाली नायिका स्नान करके बैठी हुई, स्नान करके बैठी हुई धूप में अपने बालों को सुलझा रही है, धूप में अपनी बालों को सुखा रही है, अथवा धूप में बैठी अपनी बालों को संभाल रही है। चाहे कहीं सुलझा रही है, चाहे कहीं सुखा रही है, चाहे संभाल रही, बात ये गई है।
और कछ अंगुरी बिच डीठ दे, बालों के बीच में अपने अपने अंगुली को डाल करके उन अंगुली के मध्य से अपने नायक को, अपने प्रीतम को अपलक एकटक, अपलक या एकटक दृष्टि लगाए हुए देख रही है। एक बार और सुनेंगे इसका अर्थ। कवि और बिहारी जी कहते हैं कि दो सखियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं एक नायिका के विषय में, और उस नायिका की चतुराई के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि हे सखी, कजरारे नैनों वाली नायिका या कजरारे नेत्रों वाली नायिका स्नान करके बैठी हुई है, या स्नान करके धूप में बैठी हुई अपने बालों को सुलझा रही है। कौन नायिका? कजरारे नेत्रों वाली, कजरारे नैनों वाली नायिका, कजरारे नैनों वाली नायिका स्नान करके धूप में बैठ करके अपने बालों को सुलझा रही है, अथवा कह सकते हैं कि सुखा रही है, और बालों के बीच में, अपने बालों के बीच में अंगुली को डाल करके उन अंगुलियों के बीच से अपने नंद कुमार से तात्पर्य प्रीतम या नायक को अपलक एकटक दृष्टि लगाए हुए देख रही है। बड़ी चतुराई के साथ अपलक दृष्टि से उस अपनी प्रीतम को देख रही है। उसकी देखने की क्या कला है। धन्यवाद।